अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। एक कहानी ऐसी भी। आज की कहानी है कलयुग का न्याय। भोर हुई तो गंगाराम पटेल और बुलाखीराम उठे, सामान समेटा और घोड़ों पर जीन कसकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में एक नगर में उन्होंने दोपहर का भोजन किया और दिन ढलते ढलते एक नए नगर में जा पहुंचे। वहां वे एक धर्मशाला में ठहर गए। नित्य की तरह बुलाखी भोजन का सामान खरीदने के लिए चला गया। वहां उसने लौटती बार जो दृश्य देखा वो उसका रहस्य जानने को बेचैन हो उठा। भोजन आदि से निर्वित होकर जब गंगाराम बिस्तर पर पहुंचकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगे, तब उसने पटेल के पैर दबाते हुए उनसे कहा, पटेल जी, अब तो आप भोजन आदि से निर्वित हो चुके हैं। क्या अब मैं अपनी बात आपसे कहूं जो आज बाजार से लौटते समय मैंने देखी है? हाँ हाँ भाई, अवश्य कहो, पटेल विनोद भरे स्वर में बोले। तुम्हारी इस शर्त को मानकर ही तो मैं तुम्हें साथ लाया हूं। मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हारी शंका का समाधान नहीं किया तो सवेरा होते ही तुम मेरा साथ छोड़कर वापस लौट जाओगे। अतः अपनी बात अवश्य कहो। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से सामान खरीदकर वापस लौट रहा था तो मैंने एक दुकान के बाहर भीड़ जुटी हुई देखी। ये देख मैं भी ये जानने के लिए वहां ठहर गया कि देखूं माजरा क्या है, किस कारण ये भीड़ खड़ी है। मैंने देखा कि एक वैश्य की दुकान के नीचे एक 12-13 वर्षीय लड़के की लाश पड़ी हुई है। लाश के समीप ही उस लड़के के माँ बाप बैठे सिसक रहे हैं। तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचा। उसमें और वैश्य में कुछ वार्तालाप हुआ। फिर उस व्यक्ति ने लड़के के पिता से किसी बात की शपथ लेने के लिए कहा। लड़के के पिता ने जैसे ही शपथ ली कि मृत लड़का जीवित होकर खड़ा हो गया। ये देखकर मेरी हैरत का ठिकाना न रहा। मैं तत्काल वहां से चलकर आपके पास पहुंचा। बस तभी से मेरे पेट में इस बात का रहस्य जानने के लिए मरोड़ें उठ रही थी, किंतु मुझे यह भी मालूम था कि आप बिस्तर पर जाने से पहले कुछ बताएंगे नहीं, इसलिए खामोशी रहा। अब आप मुझे उस रहस्य के बारे में बतलाइए। सुनो बुलाखीराम, पटेल बोले, यहां से कुछ कोसों के फासले पर एक गांव है किशनपुर। उस गांव में रेवती रमन नाम का एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम शीला था। नाम के अनुकूल उसकी पत्नी बहुत ही शील स्वभाव की थी। ब्राह्मण भी बहुत नेक और अच्छे आचरण वाला था। उनका एक बेटा भी था जिसकी आयु तब 10 वर्ष की हो चुकी थी। उसका नाम था चंद्रदेव। रेवती रमन नाम का वो ब्राह्मण बहुत गरीब था। उसके पास जमीन भी ज्यादा नहीं थी। उस जमीन से भी जो अनाज पैदा होता उसी के सहारे उनका निर्वाह होता था। अपनी आर्थिक स्थिति से तंग आकर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो शीला, यहां गांव में रहकर निर्वाह करना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। अतः मैंने निश्चय किया है कि 1-2 दिन में ये गांव छोड़कर किसी बड़े नगर को चल पड़ेंगे। बड़े शहरों में काम की कोई कमी नहीं होती। ईश्वर ने चाहा तो हम वहां किसी की नौकरी कर लेंगे और आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। कुछ सालों बाद जब हमारे पास कुछ धन इकट्ठा हो जाएगा तो हम वापस लौट आएंगे और उस धन से कोई कारोबार कर लेंगे। इस तरह आसानी से हमारे जीवन का निर्वाह हो जाएगा। अब बताओ तुम्हारी क्या राय है इस विषय में? मेरी राय तो वही है जो आपकी है, रेवती की पत्नी ने कहा। जैसा आपको उचित लगे आप वैसा ही कीजिए, मैं आपके साथ हूं। इस प्रकार विचार करके रेवती अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर शहर के लिए चल पड़ा। शहर में पहुंचकर रेवती रमन ने एक वैश्य के यहाँ नौकरी कर ली। उसकी पत्नी ने भी एक महाजन के यहाँ खाना बनाने की नौकरी कर ली। इस तरह से उनका निर्वाह ठीक ढंग से होने लगा। रेवती रमन मेहनती आदमी था। 1 साल बाद उसका काम देखकर वैश्य ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। इस तरह से वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के पश्चात कुछ धन भविष्य के लिए बचाने लगा। 3 साल के बाद उन दोनों की कमाई से 5,000 रुपये इकट्ठा हो गए। तब दोनों ने अपनी अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने गांव लौट पड़े। शाम के समय वे इसी नगर में पहुंचे। उन्होंने रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की जानकारी चाहिए। सामने उसी वैश्य की दुकान थी जिसे तुम देखकर आए हो। अतः रेवती रमन उसी के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैं यहाँ परदेशी हूँ।
मेरे साथ मेरा परिवार भी है। मैं रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे कोई ऐसा स्थान बता सकते हैं जहाँ हम सुरक्षित रह सकें? कोई जोखिम की चीज़ तो नहीं है तुम्हारे पास? मेरा मतलब है रुपया पैसा। वो तो है सेठ जी, इसलिए तो मैं किसी सुरक्षित जगह पर रात को ठहरना चाहता हूँ। देखो भाई, सेठ बोला, तुम्हारे रात्रि विश्राम के लिए मैं तुम्हें जगह दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मौजूद रुपयों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ये शहर चोर लुटेरों के लिए बहुत बदनाम है। कोई चोर लुटेरा रात में आकर तुमसे तुम्हारा धन छीन ले गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जितना धन है वो मेरे पास जमा करा दो। सवेरे जब तुम जाने लगो तो अपना धन सहेज लेना। ठीक है सेठ जी, आप इस शहर में सम्मानित नागरिक हैं। हमें आप पर पूरा यकीन है कि आप अमानत में खयानत नहीं करेंगे। मेरे पास 5,000 रुपये हैं, उन्हें आप अपने पास जमा कर लीजिए। सुबह जाने से पहले मैं आपसे अपना रुपया वापस ले लूँगा। ऐसा कहकर रेवती रमन ने अपना पैसा उस वैश्य के पास जमा करवा दिया। वो रात रेवती रमन और उसके परिवार ने सेठ की दुकान के बाहर लगे फट्टों पर सोकर काट ली। प्रातः जब सेठ ने दुकान खोली तो रेवती रमन ने उससे अपना पैसा वापस मांगा। इस पर सेठ की त्योरियां चढ़ गई। उसने तेज आवाज में पूछा, कैसा पैसा? तुमने मुझे कोई पैसा वैसा नहीं दिया था। इस पर दोनों में तकरार होने लगी। पड़ोसी और राहगीर इकट्ठे हो गए। सेठ के पड़ोसियों ने तब उनका विवाद खत्म करने के लिए रेवती रमन से कहा, देखो भाई, तुम कहते हो कल रात तुमने इनके पास 5,000 रुपये जमा कराए थे, जबकि ये सेठ इस बात से साफ इनकार कर रहा है। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका फैसला तो शपथ लेकर ही किया जा सकता है। क्या तुम अपने इकलौते बेटे की कसम खाकर ये बात कह सकते हो कि तुमने रात इस सेठ के पास 5,000 रुपये जमा कराए थे? बिल्कुल कह सकता हूँ, रेवती रमन बोला। जो बात सच है उसके लिए मैं कैसी भी शपथ लेने को तैयार हूँ। क्यों सेठ, क्या तुम्हें भी ये बात मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है, सेठ बोला। न्यायकर्ताओं ने तब रेवती रमन से उसके बेटे के सर पर हाथ रखकर ये कसम खाने के लिए कहा कि यदि उसकी शपथ झूठी है तो तत्काल उसके बेटे की मृत्यु हो जाए। बुलाखी पटेल ने आगे कहा, किस्मत का खेल देखो। जैसे ही रेवती रमन ने अपने बेटे चंद्रदेव के सिर पर हाथ रखकर शपथ ली कि तत्काल उसके बेटे की मौत हो गई। झूठा होते हुए भी उस सेठ के चेहरे पर विजय के भाव झलक उठे। रेवती और उसकी पत्नी सन्न रह गए। वहां उपस्थित भीड़ और न्यायकर्ताओं ने रेवती को बहुत लानत मलामतें दी क्योंकि वो झूठा साबित हो गया था। रेवती की हालत ऐसी हो गई जैसे भरे बाजार में उसे किसी ने नंगा कर दिया हो। पति पत्नी दोनों ही सिसक रहे थे और भीड़ उनका मजाक उड़ा रही थी, उन पर फप्तियां कस रही थी। तभी उस भीड़ में से निकलकर एक आदमी रेवती रमन के पास पहुंचा। उसने उससे कहा, देखो दोस्त, असली माजरा क्या है, तुम मुझे सच्ची बात बताओ। क्या वाकई तुमने इस सेठ को 5,000 रुपये जमा करने के लिए दिए थे? रेवती रमन बोला, ये बात मैं कई बार दोहरा चुका हूं, लेकिन किसी को यकीन ही नहीं हो रहा। उल्टा सभी लोग मुझे ही बेईमान करार दे रहे हैं। तब एक बार तुम मेरे सामने अपने लड़के की शपथ लेकर ये बात दोबारा कहो कि मेरी बात बिल्कुल सही है। मैंने सेठ के पास अपने 5,000 रुपये जमा कराए थे। यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम्हारा मृत बेटा अभी जीवित होकर उठ खड़ा होगा। फिर उस आदमी ने सेठ से कहा, क्यों सेठ, तुम्हें मंजूर है ये बात? बिल्कुल मंजूर है। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन ये आदमी झूठा है। इसका झूठ साबित भी हो चुका है। बेटे की शपथ लेने के बाद इसने झूठ बोला, इसलिए तो इसके बेटे की मौत हो गई है। बेशक बेशक, वो व्यक्ति बोला, पर अगर इस बार शपथ लेने के बाद इसका बेटा जीवित हो गया, उस सूरत में तुम्हें इसे 5 नहीं 10,000 रुपये वापस करने होंगे। बोलो मंजूर है? कहा तो है, मुझे इसका चैलेंज मंजूर है, सेठ ने कह दिया। उस व्यक्ति के कहने पर रेवती रमन ने अपने मृत बेटे की शपथ लेकर अपनी बात दोहरा दी। शपथ लेते ही एक चमत्कार हो गया। रेवती रमन का मृत बेटा जीवित होकर उठ बैठा। सारी भीड़ ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई। तब सेठ को वादे के अनुसार रेवती रमन को 5 की जगह 10,000 रुपये लौटाने पड़े। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने आगे कहा, बुलाखी, औरों की तरह तुझे भी इस बात पर जरूर आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर वो व्यक्ति था कौन, जिसने न सिर्फ रेवती रमन के बेटे चंद्रदेव को जीवित किया, अपितु जिसने सेठ से उसे
2 गुना धन वापस दिलवाया। तो सुन, मानव के वेश में वो व्यक्ति साक्षात कलयुग था, जो अपने कलिकाल का प्रभाव लोगों को दिखाना चाहता था। ये कलयुग है बुलाकी। इस काल में कैसी भी अनहोनी घटना घट जाए, उस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था, वो वही दृश्य था। उम्मीद है अब तेरी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। अतः अब मुझे भी सोने दे और खुद भी सो। कल प्रातः फिर से काशी यात्रा के लिए चलना है, कहकर पटेल ने आंखें मूंद ली और निंद्रा रानी की गोद में समा गए। करवट बदलकर बुलाकी नाई भी सो गया।